हेलो एवरीवन। मैं हूं भोजराम सा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पर। दोस्तों यहाँ पे जो है हम पेपर वन एंड इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आज के इस सेशन में हम पब्लिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम जो है पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है मार्च के एग्जाम में आए थे और इन्हीं सारी क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आने वाले दिनों में जो है मैं आपको जो है मार्च जून के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें कि हम पब्लिक सारे यूनिट वाइज जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो एक वन शॉट सीरीज होगी। आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम के नज़दीक आने पर वो एक काउंटडाउन सीरीज स्टार्ट होगी, जिसमें जो है हम जून के क्वेश्चंस करेंगे, साथ एक साथ में जो है वन शॉट सीरीज में वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो आज जो है हम पब्लिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखिए, मैंने 2 बार जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और बैंकिंग बिजनेस के लिए भी मैं क्वालिफाइड हूँ बाय आईआईबीएफ। आईआईबीएफ का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। आप सर्च कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए आईआईबीएफ कौन सी संस्था है और ये क्या क्या चीज़ें आपको क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करता है। आप यहाँ से जो है बहुत सारी जानकारी भी अपने मनी एंड बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से आप चीज़ें समझ सकते हो। इसमें हमारा एक यूनिट भी है, 7th यूनिट, जिसमें हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में भी पढ़ते हैं। तो उस लिहाज से जो है आप आईआईबीएफ की भी तैयारी करके बैंकिंग बिजनेस के लिए क्वालिफाइड बन सकते हो। ठीक है। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है यहाँ पे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। यहाँ पे चेयरमैन के बारे में पूछा है। 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है एक फाइनेंस कमीशन होती है आर्टिकल 280 के अंदर। ठीक है। सो अभी जो है अभी करंटली कौन सी फाइनेंस कमीशन है, अभी 15th फाइनेंस कमीशन है। और उसके चेयरपर्सन कौन है आपको सभी को पता होगा। उसके चेयरपर्सन एनके सिंह है, नंदकिशोर सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन के मैं बता रहा हूँ। और 14 के कौन है, 14 के हैं डॉक्टर वाई बी रेड्डी। ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है। डॉक्टर वाई बी रेड्डी जो है 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है। यहाँ पे देखिए मैंने 1 से लेके 15 तक के फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन के नाम और उनके पीरियड, वर्किंग टेन्योर को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपके जानकारी के लिए। आपको जो है आने वाले एग्जाम में भी ये फायदेमंद रहे। आप रेफरेंस के लिए इस टेबल को यूज कर सकते हो। इसके लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है। यहाँ पे आप जो है फर्स्ट 4 और लास्ट 4 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन को भी अगर आप याद रख लेते हो तो बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे यहाँ पे। फर्स्ट चेयरपर्सन थे हमारे केसी नियोजी साहब। ठीक है। केसी नियोजी, देन के संथनम, देन ए के चंदा, देन डॉक्टर पी भी राजा मन्नार। ठीक है। और यहाँ पे 12th में कौन है, डॉक्टर सी रंगराजन। 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर विजय केरकर। 14 फाइनेंस कमीशन के वाई बी रेड्डी एंड 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन एन के सिंह। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है। सो इसका आंसर था सेकंड, डॉक्टर वाई बी रेड्डी 14 फाइनेंस कमीशन का। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, टेबल पे भी है। 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन जो है वो कौन है, वाई बी रेड्डी। ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए द कंपोनेंट व्हिच डिस्टिंग्विशेस प्राइमरी डेफिसिट फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट। आपने पढ़ा होगा डेफिसिट के बारे में, बहुत तरीके के डेफिसिट्स हैं हमारे जो है बजट में। आप ये सारी चीजें पढ़ते हो। तो हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट कैसे डिसाइड होता है। फिस्कल डेफिसिट से कौन सी टर्म जो है जिसको हम माइनस करने से हमें प्राइमरी डेफिसिट मिलती है, वो कौन सी टर्म है, वो जो है आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है दोस्तों। ठीक है। तो आपकी जो है सेकंड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
सो इंटरेस्ट पेमेंट इज योर राइट आंसर। यहाँ पे और भी बहुत सारी डेफिसिट्स हैं, मैंने मेंशन किए हुए हैं, देखिए यहाँ पे। फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। सो फिस्कल डेफिसिट के अंदर क्या क्या मतलब कौन सी चीज़ों की हम गैप को लेते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये फिस्कल डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीव, ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, अभी अभी इसी का सॉल्यूशन हम कर रहे थे क्वेश्चन में। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट इन एस फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जो हैं डेफिसिट्स हैं, टाइप्स ऑफ डेफिसिट, ये 4 तरह के डेफिसिट आप कर लेते हो। और इनकी जो है डाटास को भी आप थोड़ा देख लेना बजट एट ए ग्लेंस में जाके। आप इनकी डाटास को भी, करंट डाटा को भी थोड़ा देख लेना, बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, और आने वाले साल की जो एस्टिमेट डाटा है उसको भी आप थोड़ा देख लेना बजट एट ए ग्लेंस में। ठीक है, तो इसका आंसर था इंटरेस्ट पेमेंट, सेकंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ एक्सटर्नलिटी। सो एक्सटर्नलिटी क्या है आप सभी को पता होगी, एक्सटर्नलिटी के बारे में आप सभी जानते हो। ये क्या है? दिस इज द बेनिफिट और हार्म फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन प्रोसेस। किसी भी चीज की प्रोडक्शन और कंजम्पशन के दौरान जब किसी भी थर्ड पार्टी को उससे नुकसान या फायदा होता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीजें जो है ट्रू नहीं है इन केस ऑफ एक्सटर्नलिटी। इट इज ए रिलेटेड इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन इंटरेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, ये ह्यूमन इंटरेक्शन से रिलेटेड है। इट इज टाइड टू कंज्यूमर सोवरेंटी, सही है, कंज्यूमर सोवरेंटी के साथ भी रिलेटेड है। इट इज बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, नो। क्या ये हायर ऑर्डर ऑर्डर जजमेंट पे बेस्ड है? राइट और रॉन्ग के हायर ऑर्डर जजमेंट, क्या इसके लिए हम जो है कोर्ट कचहरी में हमें जाना पड़ता है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत हो पड़ती है एक्सटर्नलिटी को सॉल्व करने के लिए? क्या ये हम अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं इसको अपने लेवल में। आप कॉस्ट थ्योरम पढ़े होंगे, कॉस्ट थ्योरम में भी यही बताया जाता है कि अपने लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे जो है दो लोग जो है बार्गेनिंग करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो ये आपका गलत है दोस्तों, दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एक्सटर्नलिटी। सो थर्ड इज योर राइट आंसर, इट इज एन ए मोरल कॉन्सेप्ट। सही बात है, एक्सटर्नलिटी जो है ए मोरल कॉन्सेप्ट है, मोरल नहीं है ये तो सही है। सो थर्ड इज योर, थर्ड जो है आपका ट्रू नहीं है इन केस ऑफ एक्सटर्नलिटी, ये ट्रू नहीं है पूछा है, ट्रू है बोलता तो 1 2 और 4 जो है इसके करेक्ट आंसर होते। ठीक है दोस्तों, समझ में आया सभी को? ये देखिए एक्सटर्नलिटीज की डेफिनेशन मैंने दी हुई है। एक्सटर्नलिटीज आर द बेनिफिट्स और हार्म ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय ए फर्म और एन इंडिविजुअल फॉर व्हिच they are not paid or penalized. Externalities can be positive or negative and may arise from the production and consumption of goods or services. तो देखिए दोस्तों, एक्सटर्नलिटी जो है मैंने जैसे कि बताया कि ये बेनिफिट या हार्म को दर्शाता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन या कंजम्पशन प्रोसेस के टाइम में जब आपको कोई बेनिफिट मिल रहा हो या फिर हार्म मिल रहा हो, और वो जो बेनिफिट है वो बिना उसको उसके लिए आपको कोई पेमेंट किए वो बेनिफिट मिल रही हो, या फिर कोई हार्म है तो वो बिना पेनालाइज किए जो है वो आपको हार्म कर रहा है, तो वो आपकी एक्सटर्नलिटीज के अंदर आ जाती है। अब हम इसकी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में मैं आपको एक एग्जांपल, आपके मतलब नज़दीकी एग्जांपल आपको समझाता हूँ। एक देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप 2 रूममेट्स हो, आपके एक रूम में जो है एक पार्टनर के साथ आप रह रहे हो। आपका पार्टनर जो है वो सिगरेट पीता है और आप सिगरेट नहीं पीते, तो उसके सिगरेट पीने से आपको जो हार्म हो रही है, जो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, दैट इज द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ठीक है, फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए सिगरेट। सो वो जो है आपके लिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के तौर पे आप उसको कंसिडर कर सकते हो। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एक एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन, आपने कोई चीज़ सीखी, या मैंने कोई चीज़ सीखी, या मैंने कोई एग्जाम क्रैक किया, या फिर कोई भी चीज़, मैं कोई भी नॉलेज एक्सेप्ट करता हूँ, पढ़ के कुछ भी चीज़ें सीखता हूँ, तो अगर मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ थ्रू किसी भी चैनल के थ्रू,
मतलब किसी भी माध्यम के थ्रू मैं आपको अगर कोई नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आप उसको एक्सेप्ट करो, आप कुछ सीख रहे हो, सो दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी विदाउट पेइंग फॉर दैट। यहाँ पे लिखा है ना, नॉट पेड और पेनलाइज। सो आप बिना पेमेंट के अगर बेनिफिट ले रहे हो तो दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। और बिना पेनलाइज किए अगर वो आपको हार्म कर रहा है, उसको आप कोई पेनल्टी भी नहीं चार्ज कर रहे हो और वो सिगरेट पी रहा है और वो आपको हार्म कर रहा है, सो दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो इसी तरीके से दोस्तों आप पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के एग्जांपल से उसको अच्छे से समझ सकते हो। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। इन द बजट एट ए ग्लेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड। बजट एट ए ग्लेंस में देखिए दोस्तों क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। मैं उसका एक आपको ऐड किया हूँ, मैं आपको उसको दिखा रहा हूँ। एक बजट एट ए ग्लेंस, ये आपका बजट से ही मैं डिराइव करके यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ हूँ। यहाँ पे देखिए, एक्चुअल एक्चुअल एस्टिमेट होती है, बजट एस्टिमेट होती है, रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट्स। सो एक्चुअल जो होती है, एक्चुअल एस्टिमेट जो होती है वो प्रीसीडिंग ईयर की होती है। बजट एस्टिमेट करंट ईयर की होती है, रिवाइज एस्टिमेट भी करंट ईयर की होती है, और फोर्थकमिंग ईयर की जो है वो बजट एस्टिमेट डिसाइड होती है किसी भी बजट में। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शन जो है राइट होंगी। देखिए, बजट एस्टिमेट ऑफ करंट ईयर, रिवाइज एस्टिमेट ऑफ करंट ईयर, एक्चुअल एक्चुअल्स ऑफ करंट ईयर होती है क्या, नहीं, हम एक्चुअल्स ऑफ प्रीसीडिंग ईयर की करते हैं। ठीक है, वहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे देखा कि देखिए 21 और 22 की यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सो ये प्रीसीडिंग है और 22-23 ये करंट ईयर की होती है। ठीक है, सो बजट एस्टिमेट एक्चुअल्स जो है वो प्रीसीडिंग की होती है हमेशा। ठीक है, और फिर बजट बजट एस्टिमेट्स ऑफ forthcoming year. So A, B, D and E is your राइट आंसर। यहाँ पे कहाँ पे है, सेकंड जो है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बजट एस्टिमेट ऑफ करंट, बजट रिवाइज एस्टिमेट ऑफ करंट ईयर एंड एक्चुअल्स ऑफ प्रीसीडिंग ईयर फॉर प्रीसीडिंग ईयर्स एंड बजट एस्टिमेट्स ऑफ फोर्थकमिंग ईयर। सो सेकंड इज योर राइट आंसर, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस ये बजट एट ए ग्लेंस को आप तो यहाँ पे जो है जाके आप जो है बहुत सारी डेफिसिट्स के बारे में भी जान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा डाटा ऐड नहीं किया, आपको बस समझाना था ये चीज़, तो मैंने इतना ही ऐड किया। आप बजट एट ए ग्लेंस जाके देखिए, वहाँ से करंट डाटा डिराइव करके आप जो है उसको दिमाग में रखिए, समझिए क्या क्या चीज़ें होती हैं बजट में। और बजट जो है दोस्तों, जान लीजिए ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर जो है 112 में जो है यूनियन का बजट डिसाइड होता है। और स्टेट का बजट किस में डिसाइड होता है, स्टेट के, देखिए अगर सेंटर यूनियन बजट बना रहा है तो स्टेट भी बजट, स्टेट्स भी जो है बजट बनाते हैं। तो स्टेट का आर्टिकल क्या है, उसका जो है 202, आर्टिकल नंबर 202 के अंदर सारी स्टेट जो है अपने अपने बजट तैयार करेंगे। ठीक है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है दोस्तों। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप पढ़ लेना अच्छे से, ये चीजें आपके लिए जाननी जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कुछ भी चीजें कहीं से भी, ये देखिए यहाँ पे आर्टिकल के बारे में पूछा भी गया है, ये फाइनेंस कमीशन के आर्टिकल के बारे में। ठीक है, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो डिटेल पढ़िए, जो भी चीजें पढ़िए, जितना भी पढ़ रहे हो। ज्यादा आपको जो है आइडिया कहाँ से मिलेगा, आपको पीवाईक्यू से। आपको कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें स्किप करनी है। स्किप तो छोड़िए, स्किप क्या ही करोगे, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी चीजें मेन फोकस करके पढ़नी है। ठीक है, सो पीवाईक्यू से वो चाहे सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ेगी। सो इसी वजह से मैं आपको पीवाईक्यूज करा रहा हूँ दोस्तों, इसी से आप रिवीजन करोगे तभी आपकी तैयारी जो है मजबूत होगी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है देखते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 380 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये 380 के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड होता है फाइनेंस कमीशन, नहीं, ये आर्टिकल नंबर 280 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, सो ए जो है गलत हो गया। सो यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए दो ऑप्शन दोस्तों, जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका गलत हो गया, इसको आप एलिमिनेट कर दो। ए जहाँ कहीं भी है उसको आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे डी क्या बोला है, प्रोफेसर केसी पंत वॉज चेयरमैन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन। क्या ये सही है, बिल्कुल। टेंथ टेंथ फाइनेंस कमीशन के मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी थे। देखिए यहाँ पे 10th फाइनेंस कमीशन के केसी पंत हैं, है या नहीं।
है ना। तो केसी पंत जो है 10th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे। विजय केलकर जो है 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है या नहीं, नहीं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे वाई भी रेड्डी हमने किया था पहले से ही। तो 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन होंगे वाई भी रेड्डी। तो सी और डी जो है आपका राइट आंसर है, लेकिन सी और डी जो है दोनों में है। तो अभी हमें देखना है ई और बी में से कौन सा करेक्ट होगा। क्या ई तो गलत हो चुका है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से आप ट्रिक लगा के समझ के चीजों को एलिमिनेट करके, अगर आपको सारी चीजें नहीं भी पता, जो चीजें पता है उसके तहत जो है आप आंसर निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें आती हो। आपको कोई चीजें नहीं भी आती हैं तो भी आप जो है अपने कॉमन सेंस से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सो ये एक जो है यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट एक गलत होगी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कुछ है नहीं है वैसा। तो हमें जो है यूजीसी ने एनटीए की तरफ से जो है आपका राइट आंसर जो है ये दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे बी भी जो है करेक्ट नहीं है, ये एक स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंदर जो है बनाया जाता है। क्या है? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर जो भी चीजें आर्टिकल किसी आर्टिकल के अंदर बनी होती हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। स्टेचुटरी बॉडीज क्या होती हैं? जब कोई बॉडी जो है किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनी हो तो उसको हम स्टेचुटरी बॉडी बोलते हैं। और एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो कि रिजोल्यूशन पास करके, पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन पास करके बनाया जाता है, उसको आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोलते हो। जैसे कि हमारा नीति आयोग है, वो क्या है? एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दैट इज ए थिंक टैंक, जो कि किसी एक्ट या आर्टिकल के तहत नहीं बनाया गया, एक रिजोल्यूशन पास करके बनाया गया। ठीक है। सो नीति आयोग जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और आपका आरबीआई हो गया, ये सारी संस्थाएं जो है आरबीआई से भी ये एक्ट के तहत बनती है, वो स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है। यूजीसी आपकी ये जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है, क्योंकि ये एक्ट के तहत बनता है। ठीक है। और आपका ये फाइनेंस कमीशन जो है ये आर्टिकल के अंदर बन रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एनटीए की तरफ से जो आंसर है वो आपका जो है फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है चैलेंजिंग क्वेश्चन था, इसको आप चैलेंज भी कर सकते हो, इस तरीके क्वेश्चन जो है ड्रॉप हो सकती हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे एनटी की तरफ से आंसर जो था फर्स्ट था इसका। देखिए, फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने कुछ चीजें मेंशन की हैं, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हो। इसकी जो टैक्स डिवोल्यूशन पॉलिसीज है उसको समझिएगा थोड़ा, और कितने कितने डाटास हैं 14 के और 15 फाइनेंस कमीशन के, जो जो डाटा हैं टैक्स डिवोल्यूशन के, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन एंड वर्टिकल डिवोल्यूशन, दोनों आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो वो डाटा आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे जो है कुछ ओवरव्यू दे सकता हूँ थोड़ी सी। आप देख लीजिए यहाँ पे, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी that defines the financial relation between the central government of India and individual states. So ये financial relations को define करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। ठीक है। The President of India establishes the commission periodically under Article 280 of the Indian Constitution. तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल के बारे में भी मेंशन है, 280 आर्टिकल के अंदर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है। ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन को? कौन एस्टेब्लिश करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन कोर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, तो क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फाइनेंस कमीशन के अंडर? फाइनेंस कमीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 देखिए यहाँ पे, इवेलुएटिंग द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इवेलुएट करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस को, टैक्सेस को। ठीक है। टैक्स को कैसे डिवोल्यूट करना है, कैसे शेयर करना है स्टेट्स के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच। ठीक है। रिकमेंडिंग द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन देम, तो सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स कैसे शेयर करना है उसके बारे में भी रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन। लेइंग डाउन द प्रिंसिपल्स डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टैक्सेस अमंग स्टेट्स। सो ये प्रिंसिपल भी डिटरमाइन करता है किस लिए, कि किस तरीके से टैक्सेस को किस किस बेसिस में जो है हम स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में सेंटर के थ्रू जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। टैक्सेस कलेक्ट करने के बाद दोनों स्टेट और सेंटर से हम कितना शेयर जो है कौन कौन से बेसिस पे स्टेट्स को प्रोवाइड करेंगे, और हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन क्या होगा और वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होगा। वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब है दोस्तों, सेंटर से स्टेट्स में जो पैसे भेजे जाते हैं, ठीक है, टैक्स की शेयरिंग,
दैट इज वर्टिकल डिवोल्यूशन। और स्टेट टू स्टेट अगर टैक्स की शेयरिंग होती है कोई भी चीज़ किसी भी बेसिस पे, ठीक है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगती है स्टेट टू स्टेट के बीच में जब ट्रांसपोर्टेशन होती है प्रोडक्ट की, दैट इज हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन। सो हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन के भी बेसिस हैं कुछ, और वर्टिकल डिवोल्यूशन के भी बेसिस हैं, आप उसको जाके अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखिए, पहले अच्छे से समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें जो है ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे, प्रोडक्ट टैक्सेस विल रेज द प्राइसेस लेस अंडर मोनोपोली देन अंडर कंपटीशन। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। क्यों सही है? क्योंकि देखिए, जब भी किसी प्रोडक्ट में टैक्स लगता है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, लेकिन वो प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जो है ज़्यादा बढ़ती है एज कम्पेयर टू मोनोपोली। क्योंकि मोनोपोली में जो है प्राइस जो प्रोडक्ट जो है यूनिक होता है, और उसके लिए जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ज़्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि वो एक लौता सप्लायर है मार्केट में। मोनोपोली मार्केट में एक लौता सप्लायर होता है, जो कि वो एक तरीके का यूनिक प्रोडक्ट सेल करता है, जो कि बाकी मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलता। सो वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है। जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी और टैक्स बर्डन का जो है इन्वर्स रिलेशन होता है। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या सप्लाई ज़्यादा होती है, तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है तो बर्डन जो है ज़्यादा प्रोड्यूसर को झेलना पड़ता है, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा होती है तो बर्डन जो है ज़्यादा प्रोड्यूसर को झेलना पड़ती है, ठीक है, टैक्स की बर्डन। तो मोनोपोली के केस में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं होती, ठीक है, प्राइस के चेंज होने पर। टैक्सेस लगने पर प्राइस चेंज होगी, प्राइस राइज होगी। तो प्राइस राइज होने पर भी यहाँ पे जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतना चेंज नहीं होगी, उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिमांड में, क्योंकि ये एक लौता सप्लायर है, और वहाँ पे जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतना ज़्यादा चेंज, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्राइस चेंज विल नॉट चेंज द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट, बिकॉज अंडर मोनोपोली इट इज द सोल सप्लायर ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। सो फर्स्ट स्टेटमेंट से ये क्लियर हो रहा है आपको, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। A tax on capital income tends to be progressive, whereas tax on wage income tend to be regressive। सही बात है। कैपिटल में जब टैक्स लगता है किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। और वेज, अगर किसी लेबर के वेज में अगर आप टैक्स लगा देते हो तो उसके लिए रिग्रेसिव हो जाएगा कि नहीं? उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, उसकी जो है रियल इनकम डिक्रीज हो जाएगी, तो उसके लिए रिग्रेसिव हो जाएगा। लेकिन अब इसी को आप किसी पूंजीपति या किसी कॉर्पोरेट बिजनेस के मालिक के ऊपर लगाते हो कैपिटल इनकम टैक्स, तो दैट इज प्रोग्रेसिव होगी, ठीक है। तो बी भी आपका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। द बर्डन ऑफ टैक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेलर एंड बायर इन द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू दैट ऑफ सप्लाई। सही बात है। टैक्स की बर्डन जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई की रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका सी भी जो है करेक्ट आंसर है। डी देखिए, ए यूनिट टैक्स एंटर्स थ्रू ए पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई शेड्यूल। क्या यूनिट टैक्स जो है पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट से जो है आपका होगा? देखिए यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये आपका डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व। जब भी टैक्स लगेगी, यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस होता है P, और यहाँ पे आपका जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q, ठीक है। तो जब भी कभी टैक्स लगेगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, तो आपका डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई जो है वो पीछे कम हो जाएगा। प्राइस बढ़ने पर आप क्वांटिटी डिमांड जो है कम कर दोगे, तो सप्लाई की जो है पैरेलल शिफ्ट वो अपवर्ड शिफ्ट होगी इस पॉइंट पर। हमारे ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक ये शिफ्ट हो जाएगी टैक्स बढ़ने पर। तो ये तो हो गया अपवर्ड शिफ्ट, लेकिन यहाँ पे बोला है पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट बोला है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। बाकी नहीं, टैक्स बढ़ने पर आप क्या करोगे? प्राइस बढ़ेगी, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है प्राइस बढ़ने पर कम हो जाती है, तो आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट में आ जाएगी। तो सप्लाई कर्व जो है पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड नहीं जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर डी डी जो है स्टेटमेंट वो गलत हो गया। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स रेजेस प्राइस एंड क्वांटिटी। अभी अभी देखा हमने, टैक्स इम्पोज करने पर प्राइस तो बढ़ती है, लेकिन क्वांटिटी घट जाती है, क्वांटिटी पीछे की तरफ आ गई, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी, ई भी जो है आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है दोस्तों। तो आपकी ए बी और सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेकेंड इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है।
देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन भी की हुई हैं, वही मैं आपको बता रहा था। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन डिपेंड्स किस पे डिपेंड करती है, ऑन द रिलेटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। यहाँ पे देखिए और एक स्टेटमेंट दी गई है, व्हेन सप्लाई इज मोर इलास्टिक द डिमांड देन डिमांड कंज्यूमर विल बियर मोर ऑफ द बर्डन। जब सप्लाई की इलास्टिसिटी ज्यादा है डिमांड की इलास्टिसिटी से, तो बर्डन किस पर ज्यादा पड़ेगा, कंज्यूमर पर। और मान लीजिए यहाँ पे देखिए और एक भी दिया है, फॉर एग्जांपल इफ द सप्लाई इज ट्वाइस एज इलास्टिक एज डिमांड, प्रोड्यूसर विल बियर वन थर्ड ऑफ द टैक्स एंड कंज्यूमर विल बियर टू थर्ड ऑफ द टैक्स। मतलब प्रोड्यूसर जो है कम बियर कर रहा है टैक्स के बर्डन को एज कम्पेयर टू कंज्यूमर, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा है। यहाँ पे इलास्टिसिटी और बर्डन पे जो है इनवर्स रिलेशन होती है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है दोस्तों। सो जब भी इलास्टिसिटी किसी पर ज्यादा होगी, अगर सप्लाई की इलास्टिसिटी ज्यादा है डिमांड से, तो ज्यादा बर्डन जो है कंज्यूमर बियर करेगा। और अगर डिमांड की इलास्टिसिटी ज़्यादा है सप्लाई की इलास्टिसिटी से, तो ज़्यादा बर्डन जो है वो प्रोड्यूसर बियर करेगा। यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट भी यहाँ पे दिया है, व्हेन डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई देन प्रोड्यूसर बियर द मोस्ट ऑफ द कॉस्ट और बर्डन ऑफ द टैक्स, ठीक है। तो यहीं से आप देखिए दोस्तों चीजें समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और भी बता देता हूँ, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कौन ज्यादा बियर करेगा। यहाँ इस केस में जो है इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा है, सप्लायर की, प्रोड्यूसर की, तो बर्डन किस पर ज़्यादा होगा, कंज्यूमर पे होगा, ठीक है। इलास्टिसिटी और बर्डन की इनवर्स रिलेशन होती है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो बर्डन कम है। और अगर इसका उल्टा अगर देखें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन बर्डन इज मोर ऑन द प्रोड्यूसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी कम है तो बर्डन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो बर्डन कम है, इलास्टिसिटी कम है तो बर्डन ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इनवर्स रिलेट करके इलास्टिसिटी और बर्डन को आप इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। A competitive market can secure efficient resources used in the provision of private good, but market failure occurs that of social good। सही बात है ये। कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइवेट गुड के केस में कोई एक्सटर्नलिटी या मार्केट फेलियर देखने को आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सोशल गुड क्या है, पब्लिक गुड को ही हम सोशल गुड्स बोल देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक गुड में गुड के केस में क्या है, आपको फ्री राइडर प्रॉब्लम, पब्लिक गुड के केस में जो है आप, हाँ, बिना पेमेंट किए उस गुड को आप जो है कंज्यूम कर पाते हो बिना किसी पेमेंट के। फ्री राइडर प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलती है, और पब्लिक गुड के केस में जो है आपको मार्केट फेलियर भी देखने को मिलता है, क्योंकि एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन उसका पॉसिबल नहीं होता। कोई भी इंसान जो है, जैसे कि मान लीजिए पब्लिक गुड आपकी जो है क्या किसकी एग्जांपल हम डिफेंस की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो उसकी जो है उसकी वजह से मार्केट फेलियर जो है अकर होती है सोशल गुड या पब्लिक गुड की वजह से। आप इसके बारे में ज़्यादा भी पढ़ सकते हो गूगल से सर्च करके या किसी बुक से भी। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर बी को देखिए, एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सोशल गुड इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टल रादर देन वर्टिकल एडिशन ऑफ इंडिविजुअल शैडो डिमांड का। तो क्या देखिए यहाँ पे हम जब भी कभी पढ़ते हैं सोशल गुड या पब्लिक गुड के बारे में, तो वहाँ पे हॉरिजेंटल समेशन नहीं होता, वहाँ पे वर्टिकल समेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजेंटल रादर देन वर्टिकल बोला है, यहाँ पे क्या है, वर्टिकल रादर देन हॉरिजेंटल होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल शैडो डिमांड कर्व का वर्टिकल एडिशन होता है पब्लिक गुड के केस में, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है दोस्तों, ठीक है। टू सीक एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ बजट डिटर्मिनेशन इज नीडेड। सही बात है। पब्लिक गुड की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बजट डिटर्मिनेशन का पॉलिटिकल प्रोसेस से बजट डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। करेक्ट एक्शन में भी नीडेड व्हेन कंज्यूमर चॉइस इज बेस्ड ऑन फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। सही है, करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के बिना पे। जब कंज्यूमर चॉइसेस डिसाइड होती हैं तो वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है। देयर आर मिक्स्ड केसेस बिटवीन एक्सट्रीम्स ऑफ प्योरली प्राइवेट एंड प्योरली सोशल गुड्स।
तो प्योरली सोशल और प्योरली प्राइवेट गुड के बीच में दो तरीके के मिक्स केसेस आते हैं, दैट आर क्लब गुड एंड कॉमन गुड्स। पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हो गई? बी को एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी सारी आपके सामने जहां जहां बी है उस वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ भी बी है, इसको भी हमने एलिमिनेट किया, बी एलिमिनेट, बी एलिमिनेट। तो आपका राइट आंसर जो है ए सी डी एंड ई जो है आपका फोर्थ जो है आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन की हुई हैं प्राइवेट गुड, कॉमन गुड, क्लब गुड और पब्लिक गुड के बारे में। तो देखिए प्राइवेट गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूडेबल एंड राइवल जब होती हैं तो वो प्योर प्राइवेट गुड्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आइसक्रीम, चीज, हाउस, कार, ये आपकी प्राइवेट गुड्स के अंदर आती है। यहाँ पे आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो लोगों को, और दैट इज राइवलरी ऑल्सो। राइवलरी क्या होती है और एक्सक्लूडेबिलिटी क्या होती है, समझ लीजिए पहले। राइवलरी का मतलब है किसी गुड्स के कंजम्पशन से अगर उसकी क्वांटिटी जो है दूसरे के लिए अगर डिक्रीज नहीं होती तो दैट इज नॉन राइवलरी। अगर वो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है दूसरे के लिए तो दैट इज राइवलरी। एक्सक्लूडेबिलिटी मतलब यू हैव द एक्सक्लूसिव राइट फॉर द प्रोडक्ट टू कंज्यूम। दूसरे के पास वो एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। मान लीजिए आपने कोई कार ओन की, आपने कोई हाउस ओन की, तो क्या वो सबके लिए अवेलेबल है? आप सबको कार चलाने दे दोगे? आप चाहे तो दे सकते हो, लेकिन जो है उसके पास खुद से चलाने की एक्सक्लूसिव राइट नहीं होती। ही हैज नॉट पेड फॉर दैट प्रोडक्ट और द सर्विसेज। ठीक है, सो प्राइवेट गुड्स के अंदर एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरी जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक होता है नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल, जब कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वो पब्लिक गुड के केस में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेश एयर, नॉलेज, नेशनल डिफेंस, ये आपके जो है पब्लिक गुड्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, मतलब हर कोई उसको बिना पेमेंट किए कंज्यूम कर सकता है। एवरीवन इज इंक्लूडेड अंडर दैट, नो वन इज एक्सक्लूडेड, सो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नॉन राइवलरी मतलब एक के कंज्यूम करने से, फ्रेश एयर किसी एक के कंज्यूम करने से दूसरे के लिए वो खत्म नहीं हो जाती, सो दैट इज नॉन राइवलरी। तो नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, कॉमन रिसोर्सेज क्या है? यहाँ पे नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है और राइवलरी होती है। राइवलरी मतलब मान लीजिए फिशिंग इन ए लेक, आप किसी लेक में फिशिंग करने के लिए जाते हो, तो आप वहां से जो भी मछली पकड़ के लाओगे उससे जो है दूसरे जब उस वहां पे मछली पकड़ने जाएंगे उनके लिए वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो दूसरे के लिए जो है प्रोडक्ट कम हो रही है, तो दैट इज राइवलरी। राइवलरी है यहाँ पे, लेकिन नॉन एक्सक्लूडेबल है, किसी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन रिसोर्स है। यहाँ पे आपको फ्री राइडर प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कोई भी पे नहीं कर रहा, लेकिन ग्रेजिंग इन ए फील्ड जैसे कि पेस्च्योर हो गया, आप कहीं भी गाय चराने के लिए किसी भी फील्ड में आप जो है गायों को छोड़ देते हो, चलती रहती हैं चलती रहती हैं, वो दूसरे कोई एक गाय चल रही है तो दूसरे गाय या दूसरे किसी जानवर के लिए वो ग्रास जो है उसकी क्वांटिटी कम होगी, सो दैट इज राइवलरी। लेकिन नॉन एक्सक्लूडेबल है, किसी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट यहाँ पे नहीं होती कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को या कॉमन रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए। सो दैट इज राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन रिसोर्सेज। यहाँ पे फिर देखिए क्लब गुड्स। क्लब गुड्स क्या है? क्लब गुड्स वो गुड्स हैं यहाँ पे कि आप नॉन राइवल और एक्सक्लूडेबल वाली प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंसिडर करते हो। यहाँ पे एक्सक्लूडेबल क्यों है? देखिए मान लीजिए सिनेमा या फिर आपकी प्राइवेट पार्क्स या फिर केबल टेलीविजन आपने डिश लगाया हुआ है, तो वो आपके लिए एक्सक्लूसिव है। आप आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है, आप दूसरों को वो कंज्यूम करने के लिए मना भी कर सकते हो। अगर आप सिनेमा देखने जा रहे हो तो वहाँ पे आपके पास एक्सक्लूसिव राइट कब होती है? जब आप टिकट खरीदते हो, तो टिकट खरीदने के बाद आपके पास जो है एक्सक्लूसिव राइट है। और अगर किसी के पास टिकट नहीं है तो दैट पर्सन इज एक्सक्लूडेबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लूडेबिलिटी आ जाती है, यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो अगर बिना टिकट के आप देखने जा रहे हो सिनेमा हॉल में। वाईफाई भी जब आप लगाते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, सो अब अगर आपने पे करी है वाईफाई के लिए तो आप कंज्यूम कर सकते हो क्लब गुड को, लेकिन जो पर्सन उसके लिए पेमेंट नहीं किया हुआ है तो दैट पर्सन इज एक्सक्लूडेबल फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ क्लब गुड्स। ठीक है, नॉन राइवलरी किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे दूसरे के
किसी एक के कंजम्पशन करने से उस प्रोडक्ट को दूसरे के लिए वो कम नहीं होगी, इसलिए वो नॉन राइवलरस है। ठीक है, मान लीजिए आप सिनेमा देखने जा रहे हो, तो वो दूसरे के लिए कोई हार्म मतलब उसके लिए कमी नहीं करेगी, वो दूसरे के लिए भी अवेलेबल है, जो भी बंदा टिकट खरीदा होगा, तो वो भी उस सेम अमाउंट में उसी फ़िल्म को एन्जॉय करेगा जिस अमाउंट में आप उस फ़िल्म को एन्जॉय करोगे। So that is this is non-rivalrous and excludable is the characteristics of club goods. तो ये टेबल देखिए दोस्तों, आप इसको इतना ही आप समझ लेते हो तो इससे आपका पक्का 2 नंबर सिक्योर हो जाता है इस पर्टिकुलर टेबल से। ठीक है, तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने के लिए रेफरेंस के लिए रख लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके वीडियो। 8th क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 में ए बी सी डी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम के बारे में बोला है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको पता है ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इंश्योरेंस मार्केट या फिर ऐसे ही मार्केट में आपको देखने को मिलता है। एन इंडिविजुअल परस्यू हिज और हर ओन गोल रादर देन द गोल ऑफ द एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉयर के, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, कोई बिजनेस पर्सन है, वो एक मैनेजर रखा हुआ है, मैनेजर अपनी मनमानी करता है, वो एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करता। तो इंडिविजुअल परस्यू हिज हर ओन गोल रादर देन द गोल ऑफ एम्प्लॉयर, सो दैट इज प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। सो ए इज थर्ड, सो ए को थर्ड से कनेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे दो हैं, जहाँ पे ए का थर्ड नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। ये गलत हो गया आपका, यहाँ पे थर्ड नहीं आ रहा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बी को देखो, मोरल हैजर्ड प्रॉब्लम कहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे मोरल हैजर्ड प्रॉब्लम में वंस एक्शन आर अनऑब्जर्व बट इट कैन अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द पेमेंट। तो देखिए इंश्योरेंस मार्केट में आपको मोरल हैजर्ड भी देखने को मिलता है। जब भी आप इंश्योरेंस ले लेते हो किसी कंपनी से, तब आप जो है अनवांटेड चीजें करते हो, आप अब बेझिझक जीते हो, मतलब कहीं पे मर भी जाओ या फिर आपकी एक्सीडेंट भी हो जाए तो कंपनी है आपको कवर करने के लिए, और आप उसी तरीके से फिर जिंदगी जीने लगते हो जब आप इंश्योर्ड होते हो। तो दैट इज मोरल हैजर्ड प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, फिर जो है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में क्या होता है, यू यूज ऑफ रिसोर्सेज आर मोर देन डिजायरेबल। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट को कंस्पिशियसली कंज्यूम करते रहते हो, मान लीजिए जैसे कि वही मैंने फिशिंग इन लेक वाला एग्जांपल आपको दिया, ये कॉमन गुड के अंदर ही आता है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर ही आता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी रिसोर्सेज या किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी प्रोडक्ट को मतलब एक्सप्लोइटेडली जब कंज्यूम करते हो, मोर देन डिजायरेबल तरीके से, जितना जरूरी है उससे ज्यादा कंज्यूम करते हो और विदाउट पेइंग फॉर दैट प्रोडक्ट, तो दैट इज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। ठीक है, सो सी जो है आपका थर्ड है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए का 3, बी का 2 एंड सी का 1। सो यहाँ पे फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ लेमन्स के अंदर सेलर हैव बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी देन अदर्स। लेमन्स मतलब क्या है, यहाँ पे खटारा चीजें, लेमन्स किसको बोलते हैं हम, खटारा चीजें, यहाँ पे खराब प्रोडक्ट को हम लेमन्स बोल देते हैं। सो ये प्रॉब्लम, जब भी आप किसी सेकंड हैंड कार डीलर या बाइक डीलर के पास जाते हो तो उसको उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है आपके जानकारी से। ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सेलर हैव बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी देन द बायर। सो डी इज योर, आई भी इज कनेक्टेड टू डी। ठीक है, तो इसको इससे कनेक्ट कर दो, ये फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेट भी कर देने से आपका जो है 50-50 लाइफलाइन बच जाती है, तो 50-50 से आप इसको सॉल्व कर सकते हो केबीसी की तरह। ठीक है, केबीसी भी देखा कीजिए, उससे आपको जो है एलिमिनेट करने की नॉलेज मिलती है, तो उसी तरीके से आप जो है इस यूजीसी नेट के एग्जाम को भी इजीली क्रैक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फंड एलोकेशन अंडर बजट 2022-23। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्रीज के अंदर कितनी कितनी फंड एलोकेट की गई हैं बजट के अंदर, वो चीजें आपको डायरेक्टली यहाँ से देखिए क्वेश्चन उठा के पूछा है बजट एट ए ग्लेंस से। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है बजट एट ए ग्लेंस एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, तो यहाँ पे इसी से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो ये चीजें अगर आप पढ़ के नहीं जाते हो एग्जाम के दिन या उससे 2-3 दिन पहले, तो ये आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्रीज का दिया हुआ है, रेलवे मिनिस्ट्रीज की डाटा देखते हैं एक बार।
रेलवे मिनिस्ट्री कहाँ पे है, ये रहा रेलवे मिनिस्ट्री में 2.41 लाख करोड़, ये लाख करोड़ में है, ठीक है, 2.441, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री का कितना है, डिफेंस मिनिस्ट्री का 5 सबसे ज्यादा 5.94, तो 5.94। और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का कितना है दोस्तों, कहाँ पे है, ये रहा सेकंड लास्ट 1.25, तो 1.25 लाख करोड़। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे मिनिस्ट्री का, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे मिनिस्ट्री का 2.70, ठीक है, तो ये 2.70। फिर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर देखिए 1.60, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1.60। अब यहाँ पे आप क्रोनोलॉजी सेट कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में बोला है, मतलब छोटे से बड़े में जाना है हमें। तो पहले देखिए एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, पहले सी आ जाएगा। देखिए एक चीज करने से आपका जो है आंसर निकल के आ गया। फिर देखिए ई में कितना है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर 1.6, सही है, सही जा रहा है। सी, ई, देन ए 2.41, देन डी 2.70, देन बी डिफेंस मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो थर्ड इज योर राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। सो इसी तरीके से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक आप जो है ट्रिक लगा के इसको याद भी कर सकते हो, आप अपने तरीके से याद करने की कोशिश करना, ठीक है। और डेटा को कम से कम याद रखने की कोशिश जरूर करना। यहाँ पे देखिए 10th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू एज पर देयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू टोटल रेवेन्यू। यूनियन बजट से देखिए 2 क्वेश्चन आए थे जून के एग्जाम में। यूनियन बजट से देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, यहाँ से 4 मार्क्स जो है सिक्योर हो जाते हैं अगर आप बजट को अच्छे से या फिर इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ते हो तो, ठीक है। तो वही बजट से देखिए आपका रेवेन्यूज, रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से पता करनी है, ठीक है। और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सजानी है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है तो देखिए सबसे पहले मुझे क्रोनोलॉजी पता है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी स्लाइड्स भी दिखाऊंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। या तो आप बजट एट ए ग्लेंस में जाके भी वो चीज़ें समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो था टैक्स का कंट्रीब्यूशन जीएसटी का था, ठीक है। तो ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है, मतलब बड़े से छोटे क्रम में सजाना है। तो ये सबसे पहले आएगा, 1 मैं लिख लेता हूँ 1। देन फिर दूसरे नंबर पे कॉरपोरेशन और इनकम टैक्स था, दोनों बराबर थे, तो वो 2 हो गया। फिर यहाँ पे यूनियन एक्साइज ड्यूटी थर्ड पे आएगा। फिर कस्टम ड्यूटी जो है फोर्थ पे आएगा। और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीव जो है फिफ्थ पे आएगा, ठीक है दोस्तों। तो जीएसटी कहाँ पे है, देखिए सबसे पहले जीएसटी, देन इनकम टैक्स, देन यूनियन एक्साइज ड्यूटी, देन कस्टम ड्यूटी, देन नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीव। सो थर्ड इज योर राइट आंसर। इसकी क्रोनोलॉजी ऐसे ही सेट करिएगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर क्रोनोलॉजी बोल रहा हूँ, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये देखिए एक रुपीज कम फ्रॉम जो है, ये आपकी रेवेन्यूज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ये रुपीज कम फ्रॉम। एंड रुपीज गोज टू जब बोलेगा दैट इज द एक्सपेंडिचर टू एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर टू डिफरेंट सोर्सेज, दैट इज रुपीज गोज टू। एक और भी स्लाइड होती है, एक और भी चीज है, रुपीज गोज टू, दैट इज एक्सपेंडिचर टू डिफरेंट सोर्सेज, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर टू डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। ये आपकी रुपीज कम फ्रॉम। तो ये रेवेन्यू को आपको दिखाती है। सबसे ज्यादा जो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से हमारी जो है रेवेन्यू जनरेट होती है। फिर गुड्स एंड सर्विस जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है सेकंड पोजीशन पे आती है, ठीक है। देन आपका इनकम एंड कॉर्पोरेशन टैक्स थर्ड पोजीशन में आती है। लेकिन यहाँ पे जो है देखिए दोस्तों, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज मेंशन नहीं थी, तो सबसे ज्यादा जीएसटी होगा, ठीक। फिर इनकम टैक्स, फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा मतलब फोर्थ पोजीशन पे आएगी ये आपका 1 होगा, ठीक है। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स दोनों थर्ड पोजीशन में, ठीक है, दोनों बराबर है इसलिए। फिर आपका ये नॉन टैक्स रिसिप्ट आपका है 6% और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट आपका 5% है, ठीक है। कस्टम्स 4%।
नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीव शायद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन देख लेना आप, ये 4 से भी कम है, ठीक है, 4% से भी कम है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है इसकी ये पार्ट से, ठीक है। तो ये कस्टम से भी कम है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीव। तो इसको आप अच्छे से देखना, बजट में जाके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आई सारी क्वेश्चंस? आज के लिए बस इतना ही। आने वाले सेशंस में जो है हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जैसे कि मनी एंड बैंकिंग, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और जो है आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स, इन सारी यूनिट्स की जो है मैं पीवाईक्यूज लेके आऊँगा, क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और उसी से हम जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, उसकी आइडियाज हमें मिल जाएगी एग्जाम के कुछ दिन पहले से, ठीक है। तो आप जल्दी से जाके उन सारी चीज़ों को पढ़ के रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के नज़दीक आने पर, और आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। वन शॉर्ट सीरीज भी जरूर देखिएगा, उसमें जो है मैं जून के क्वेश्चंस जो है थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन आए थे, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, जून के क्वेश्चन भी हम जरूर से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।